स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज एक्सपायरी के दिन मार्केट में कुछ रिकवरी लौटती हुई दिखाई दे रही। पिछले 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज थोड़ी सी स्क्रीन ग्रीन है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर 290 अंकों की बढ़त पर हम कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी खुद देखिए 55.2 पर, और आज निफ्टी का जो दायरा ना वो एकदम छोटा है, 213 नीचे की तरफ और ऊपर में 297। 300 की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, इस समय बीचों बीच ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट, फार्मा, तेल, गैस, यहाँ पर प्रेशर है, लेकिन निजी बैंकों का सहारा मिला। और उससे ज्यादा अगर आप देखेंगे, जहां पर नतीजे अच्छे हैं वहां पर थम्स अप मिला है। खबरों के चलते कुछ स्टॉक्स, मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट, ब्रांडिश आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ हरकत देखने को मिल रही है बाजार में। एनबीएफसीज में खासा इंटरेस्ट है। बजाज फाइनेंस तेजी की तरफ, आज हमने देखा है चोला इन्वेस्टमेंट में फिर करीब 3% के गेन्स। कैनफिन होम्स में 2.5% तक की तेजी। तो एनबीएफसी शेयरों में इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या रहे, यहाँ से आगे उनके लिए कौन से ट्रेड्स काम करेंगे, कहाँ पर ट्रेड इन्होंने बुक किया है, इस सब का जायजा लेते हैं। पहले तो कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। याद रखिएगा, इस हफ्ते मैदान में अमित सेठ, ब्रिजेश एल और शरद मिश्रा हैं, और ये है आपके लिए कल दोपहर 3:30 बजे की तस्वीर। 11.7% के रिटर्न्स अमित के, 11% के रिटर्न्स शरद के, 8.3% के रिटर्न्स ब्रिजेश के। तो ये है कल तक का सिलसिला। आज एक्सपायरी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो पहले समझते हैं। कल तक तो कंसोलिडेशन था, इंडेक्स में कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था कोई ट्रेड लेने की। शरद, एक्सपायरी के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है आज? देखिए, कल का अगर एफआई का डेटा देखेंगे तो 5 मई के बाद जब 43,000 और 18,100 का ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद सबसे बड़ा स्टॉक फ्यूचर्स का सेल ऑफ देखने को मिला है। कैश बाइंग में भी एक रुकावट देखने को मिली है। जो आज मैं देखना चाहता था वैसा बुलिश ट्रेड सेटअप देखने को मिला है। अगर आप निफ्टी में देखें तो जो बियर ग्रिप था वो शिफ्ट हो गया था 18,265 के पास। आज उसके ऊपर ओपनिंग देखने को मिली है, तो एक बार बियर ट्रैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 18,300, 18,400 का जो पुट राइटर है वो अपनी पोजीशन इंप्रूव करेगा, और मुझे लगता है जैसे ही 18,350 का जो एक रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ, हमें अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो जो बेयर बेस था वो शिफ्ट हो गया था 44,060 के ऊपर, और हमें जिस तरह से ओपनिंग देखने को मिली है 43,847 के ऊपर, वो जो जोन था 43,847, वो बेसिकली 44,000 पुट राइटर का स्टॉप लॉस का बेस मुझे दिख रहा था। उसके ऊपर की ओपनिंग अगेन बियर ट्रैप है यहाँ पर। जैसे ही 44,060 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी, ये जो अगला बियर बेस है जो 44,176,290 के पास है वहां तक जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मुझे जैसा आज का ट्रेड सेटअप दिख रहा है, अब फॉल यहाँ पर रुक जाएगा, मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। सेकंड हाफ में शायद हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। चूंकि कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ ज्यादा थी इसलिए, और स्टॉक फ्यूचर्स में सेल ऑफ था, तो हमको ब्रॉडर मार्केट में भी एक सेल ऑफ देखने को मिला है। जहां पर लॉन्ग पोजीशंस थी वहां लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है, और जो एफएनओ के स्टॉक्स है वहां पर एक लॉन्ग बिल्डअप नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो कैश शिफ्ट हुआ है मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट से एफएनओ की तरफ, और वहां पर हमें ज्यादा अच्छे मूव्स आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेंगे। तो आपकी अप्रोच आज के लिए? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। हर्षिता मैम, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि दिस इज स्टिल अ बाय ऑन डिप मार्केट। कल का जो हमने 1-2 दिनों से देख रहे हैं दैट इज मेनली एक प्रॉफिट बुकिंग, एक टायर्डनेस, एक एग्जॉशन, बट ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी काफी पॉजिटिव है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर गिरावट में यहाँ पे बाइंग आ रही है। स्ट्रिक्टली अगर आज के व्यू के लिए बात करूं, इंट्राडे पर्पसेस के लिए बात करूं, तो मेरे ख्याल से जो अर्ली मॉर्निंग गैप अप देखा था उसका एक फॉल आ चुका है, वो स्टेबलाइज हो चुका हुआ है। 18,240 स्पॉट के लेवल्स हैं निफ्टी में। अगर किसी को लॉन्ग जाना हो तो यहाँ पे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट्स का यहाँ से रखें। सिमिलरली बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गर। इनफैक्ट अगर आप पूछोगे तो दोनों में से कौन से इंडेक्स प्रेफर है, तो निफ्टी बैंक अभी इंट्राडे स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रहा है। यहाँ पे भी जा सकते हैं लॉन्ग। 43,984 के लेवल्स हैं। स्टॉप लगभग 40,800 पॉइंट्स का एक स्टॉप रखूंगा, एंड आई विल टेक अ चांस हियर। तो व्यू नेट पॉजिटिव है वो इंडिसेस पे। ओके, इंडाइसेस पर नेट व्यू पॉजिटिव, और निफ्टी बैंक शायद एक ज्यादा बेहतर ट्रेड दिख रहा है। ब्रिजेश, आपकी क्या रणनीति रहेगी? कोई खास सेक्टर आइडेंटिफाई किया है क्या आपने ट्रेड के लिए आज? गुड मॉर्निंग मैडम। बेसिकली मैं दोनों के व्यू से मैं सहमत हूँ। मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है।
43,800 का ट्रिगर है। 43,800 के ऊपर जब जब सस्टेन कर रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और 44,000 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे भी लगता है एक सेकेंड हाफ दोपहर का 1 बजे के बाद शायद एक मोमेंटम ऊपरी तरफ ही आएगा। पॉजिटिव बायस लेके चल रहा हूँ और ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी में शायद जब तक 18,300 का लेवल क्रॉस नहीं करता तो उतना तेजी शायद नहीं आएगा, बट बायस डेफिनेटली सुबह को जो हमने करेक्शन देखा उससे लग रहा है कि एक बार का जो निफ्टी में जो एक करेक्शन था वो हो चुका है। निफ्टी शायद साइडवेज होगा, हो सकता है यहाँ से अगर 18,300 भी जाता है तो फिर भी वो काफी पॉजिटिव हो जाएगा निफ्टी के लिए। एक ब्रेकआउट या शॉर्ट कवरिंग की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में ज्यादा व्यू बनता है, तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलनी चाहिए। ये निफ्टी बैंक में कुछ शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद। चलिए एक एक करके, पहले तो अगर हमारे जानकारों के टॉप ट्रेड्स हो कल और आज के बीच तो वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक्साइड एक ट्रेड जो खूब चला, ब्रिजेश ने यहाँ पर करीब 2% के रिटर्न्स बनाए। वेल्सपन कॉप जो अमित का ट्रेड था उसमें भी 2% के रिटर्न्स बने, और आईओसी जो परसों शरद ने जोड़ा था उसमें 1.5% तक के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए। आज के लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी है? शरद का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या कैरी किया। तो रैमको सीमेंट ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह में आईओसी में प्रॉफिट बुक कर लिया है और एमटार में दरअसल एग्जिट कर लिया है। नया क्या जोड़ रहे हैं आप इस समय शरद? देखिए हर्षिता मैम, मैंने परसों एक कजारिया सिरेमिक्स पे कॉल लिया था, मुझे उम्मीद थी उसमें ब्रेकआउट आएगा, फिर मैंने कल एग्जिट किया था। आज मैं दोबारा उसको ऐड करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर एक बिल्डअप है, तो मैं कजारिया सिरेमिक्स को ऐड करूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 1185 के आसपास और टारगेट रखूंगा 1260 का। 1260 के आसपास तक का आपका टारगेट रहेगा और 1185 का स्टॉप लॉस। यह है बाय साइड का ट्रेड कजारिया सेरेमिक्स में। शरद की तरफ से री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को। अमित का पोर्टफोलियो देखें तो जेके लक्ष्मी सीमेंट इन्होंने कल जोड़ा था, 800 पर इन्होंने प्रॉफिट बांधा, और वेल्सपन कॉप में कल इन्होंने पोजीशन अपनी बुक कर ली थी। अमित नया क्या जोड़ रहे हैं? हर्षिता मैम, मैं पूना वाला फिनकॉप वापस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। 339 के लगभग इसका प्राइस है। ये अपने 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले हमने देखा थोड़ा सा फिजल आउट हो गया था, लेकिन आज इसमें मोमेंटम काफी अच्छा है। एक बार 340 341 अगर ये टेक आउट कर जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है। तो इसमें बाई की सलाह है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 370 के और स्टॉप लॉस में रखूंगा 330 का। 330 का स्टॉप लॉस, 370 का टारगेट। 3.5% ऊपर पूना वाला फिनकॉप ये भी हो रहा है री इंट्रोड्यूस्ड अमित की तरफ से। तो कजारिया सेरेमिक की वापसी और पूना वाला फिनकॉप की वापसी। अब देखते हैं ब्रिजेश हेल क्या लेकर आएंगे। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इनका आज इन्होंने बुक किया 191 पर, एक्साइड 208 के लेवल्स पर आज प्रॉफिट बुक किया है, और एस्कॉट्स कुबोटा में 2110 का प्रॉफिट बुक किया। इनफैक्ट एस्कॉट्स कुबोटा पर आपने 11 बजे राय दी थी कल, और उसके बाद दिन भर कई सारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किया, एकदम सही समय पर आपने इनफैक्ट वो स्पॉट किया था ट्रेड। आज बताइए ब्रिजेश क्या लेकर आए? मैडम, मुझे एक M&M फाइनेंस में एक मुझे लगता है कि एक रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 288 का प्राइस चल रहा है अभी। ये अपट्रेंड का स्टॉक है, कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि 300-310 के आसपास शॉर्ट टर्म में जाएगा, बट हम अभी ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखते हैं तो 288 में हमें बाय करना चाहिए। 281 का स्टॉप लॉस रहेगा और 302 के करीब मैं इसको टारगेट लेके चलूंगा। आज और कल में शायद ये मोमेंटम में हमको मुझे पॉजिटिव लग रहा है ये क्वार्टर। M फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके। 302 का टारगेट आप दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 281 का रहेगा, बाय साइड का ट्रेड है। और आज फिर से आपको याद होगा मैं यही मेंशन कर रही थी कि NBFCs में इंटरेस्ट बनता दिखाई दे रहा है, तो इन पर नजरें होनी चाहिए। ब्रिजेश, दूसरा ट्रेड है क्या आइडेंटिफाइड? मैं डिक्सन पे लेना चाहूंगा जी, डिक्सन पे ले सकते हैं, राइट? हाँ, डिक्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैडम, ये 3030 का भाव चल रहा है। इसमें भी मैं एक रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कल के 2 दिन में इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला और मुझे लग रहा है कि आज इसमें फॉलो थ्रू पॉइंट आएगी ये काउंटर में। तो करंट प्राइस में मैं बाय लेके इसमें 3000 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 3090 के करीब टारगेट रहेगा।
3090 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का आप लेकर चले। डिक्सन टेक्नोलॉजी 70 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मोमेंटम ट्रेड है ये। 3000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अमित लगे हाथ दूसरा ट्रेड है। जी हर्षिता मैम, मैं भारती एयरटेल के साथ जाना चाहूंगा। एफएनओ का स्टॉक है। भारती के रिजल्ट रिएक्शन के बाद हमने देखा कि इसने एक बेरिश कैंडल बनाई थी, बट उसका कोई फॉलो थ्रू नहीं है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट फ्रॉम अ रेंज। 801.65 के लगभग इसके प्राइस हैं। बाय करें। टारगेट्स लगभग रहेंगे 840 के, और स्टॉप लॉस में रखूंगा 785 का। 840 के टारगेट के लिए मौका, 785 का स्टॉप लॉस। नतीजों के बाद कल फाइनली वो स्टॉक में थोड़ी सी जान आती हुई दिखाई दे रही थी। 840 के लिए मौका है। शरद, आप भी एक जोड़ सकते हैं ट्रेड, वैसे कुछ पिक किया? जी हाँ, मैंने संवर्धन मदरसन को पिक किया। अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, स्टिल कंसोलिडेशन जोन में है, तो इवन देन एक इसके अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम पिकअप है। तो मुझे उम्मीद है कि जो इसका स्टॉप लॉस मैंने रखा है 78 का, मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट यहाँ पर आएगा, जो इसका जोन 79.3 इसका एक ब्रेकआउट बनेगा। और जो मैंने टारगेट रखा है वो 86 का रखा है। 86 के टारगेट के लिए संवर्धन मदरसन। आपको आई थिंक स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटा, बहुत लो स्टॉप लॉस है। शरद, सो इफ आई हैव गिवन, अगर मैंने स्टॉप लॉस 78 के आसपास दिया है, तो जो इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जहां पर 77 रुपीज आता है, मुझे लगता है वो स्टॉप लॉस हम इसका कर सकते हैं। तो संवर्धन मदरसन पर स्टॉप लॉस 77 के करीब रहेगा और 86 के आसपास का यहाँ पर टारगेट रहना। आई थिंक मिनिमम 3% तक का स्टॉप लॉस रखने का वो रूल हमने डाला हुआ है, तो उसको आप आगे से फॉलो जरूर करें। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स आ चुके हैं। इस बीच देखते हैं वी मार्ट के नतीजे। और वी मार्ट ने एक बहुत ही पेनफुल क्वार्टर आपके लिए पेश किया। इबिटा में 54% तक की गिरावट थी। नेट लॉस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो पिछले साल ये करीब 2 करोड़ का लॉस था, 36 करोड़ आ गया। लेकिन एक और चीज है, इन्होंने इस साल FY23 में वो लाइम रोड, आपको याद होगा, एक ई कॉमर्स कंपनी थी सुची मुखर्जी की, उसे एक्वायर किया। 44 करोड़ का लॉस वहां से आता हुआ दिखाई दिया। अब यहां से आगे की स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO आनंद अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। क्लियरली थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर पैरामीटर पर हमने देखा है दबाव। मार्जिन्स भी आपके प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू ठीक है 30% बढ़ता हुआ, लेकिन क्या कोई विजिबिलिटी है कि प्रॉफिटेबल होने का रास्ता कब तक फिर से तय होगा? हर्षदा, एक्चुअली प्रॉफिटेबल तो हम वैसे भी हैं एक्चुअली, क्योंकि बिजनेस के 2 पार्ट हैं। अभी हमने एक, जैसे आपने बताया, लाइम रोड एक्वायर करा है। तो लाइम रोड का जो लॉस है वो हमें एंटिसिपेटेड था। हमने पहले भी कॉल्स में बताया है कि उसकी वजह से थोड़े दिन हमारे नतीजों में थोड़ी गिरावट रहेगी। बट अदरवाइज जो कोर बिजनेस है हमारा, जो कि 98% बिजनेस है, वो स्ट्रांग है एंड प्रॉफिटेबल है, और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। इनफैक्ट क्वार्टर में जो हमारी सेल है 30% के करीब बढ़ी है, एंड पूरे साल में 48% सेल्स बढ़ी है। इनफैक्ट अगर मैं प्री कोविड लेवल से भी देखूं तो हमारी सेल्स ऑलमोस्ट 50% प्री कोविड लेवल से बढ़ी हैं, एंड लाइक टू लाइक सेल्स भी पूरे साल में 23% बढ़ी हैं। तो जो कोर बिजनेस है दैट वो बहुत अच्छा कर रहा है, एंड मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल कोई दबाव नहीं है, दबाव है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन की मार है कस्टमर्स के लिए, और जो रूरल एरियाज के कस्टमर हैं अभी भी उतनी तादाद में हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। इसी वजह से हमने थोड़ा प्राइस मिक्स भी चेंज करा, उनके लिए सस्ते कपड़े और सस्ते प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रोवाइड कराए, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे मार्जिन में उसकी वजह से भी दबाव है। लेकिन जो आगे की हमारी उम्मीद है और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में और ज्यादा ग्रोथ हम दे पाएंगे। अग्रवाल साहब, ये लाइम रोड के ट्रांजिशनिंग फेज को कितना टाइम लगेगा? इस क्वार्टर में वो प्रेशर आया है, लेकिन क्या ये कुछ और क्वार्टर्स तक एक्सटेंड होगा? जी डेफिनेटली, मेरे को लगता है कि अभी 1-1.5 साल उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग फेज में है। अभी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस बिजनेस का, एंड ई कॉमर्स में थोड़ा सा स्पेंड ज्यादा करना पड़ता है शुरू में। मैं बस वैसे बताना चाहता हूं कि एक और बिजनेस हमने एक्वायर करा था आज से 1.5 साल पहले, अनलिमिटेड का।
वो भी लॉस मेकिंग बिजनेस था एंड पिछले 1.5 साल में हम उसको पूरा प्रॉफिटेबल कर पाए हैं एंड इस क्वार्टर के भी जो उसके रिजल्ट्स हैं उसमें हमने बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन दिखाया है। उसका भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग आ गई है। तो इसी तरीके से मेरे को उम्मीद है कि अगले 1.5-2 साल में हम लाइमरोड के बिजनेस को भी स्ट्रांग और ब्रेक इवन पॉइंट पे ले आएंगे। जो इसका लॉस है अगले आने वाले क्वार्टर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा एंड अगले साल के एंड या FY26 के आसपास ये प्रॉफिटेबल डेफिनेटली हो जाना चाहिए। अच्छा, मेरे को ये फिर बताइएगा, फिर आपने कहा आपके मार्जिन्स थोड़े से आपने कॉम्पनसेट किए क्योंकि आपने प्राइस पॉइंट्स कुछ घटाए। क्या ये पिकअप की संभावना दिख रही है इन द सेकेंड हाफ और मे बी इन द सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स कंजम्पशन डिमांड, या फिर वो लार्जली मॉनसून ड्रिवन रहेगा क्योंकि आप उसी श्रेणी के ग्राहकों को केटर करते हैं जिनकी एग्रीकल्चरल से इनकम काफी ज्यादा आती है? डेफिनेटली जो हमारी रीडिंग है मार्केट की Q3 मतलब सेकेंड हाफ के बाद ही इसमें थोड़ी सी तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि मॉनसून का भी जो इम्पैक्ट आता है, जो हार्वेस्ट सीजन होता है उसी के आसपास आता है और हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसमें सारे फेस्टिवल सारी शादियां उसी से कोइंसाइड करते हुए होती हैं। तो अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास ही हमें लगता है कि जो भी कस्टमर का जो वापस रुझान इम्प्रूव होना चाहिए उसी के आसपास होना चाहिए। लेकिन अभी भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट पहले के सालों से नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ आ रही है लेकिन जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर, लेकिन क्लियरली वो लाइम रोड का लॉस थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है नंबर्स को। होपफुली वहां पर भी अगले कुछ क्वार्टर्स में प्रेशर कम होता हुआ दिखाई देगा। अब सब होप मॉनसून्स पर है। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का।